हेलो डियर, आप लोग को वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान के ऑफिशियल चैनल पे। आज का वीडियो है जीएनएम सेकेंड ईयर का। वीडियो नंबर 30वां है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, या यूं कहा जाए तो MSN 1 का। ओके, तो चलिए आज हम लोग दो प्रश्न अच्छे से देखेंगे। और आपको पता है कि MSN 1 इससे पहले जो हम 29वां वीडियो किए थे उसमें भी हम इंडोक्राइन डिसऑर्डर के बारे में ही देखे थे। मीन्स जो अंतःस्रावी असमानता है उसमें जो है हम लोग देख रहे हैं उस सब्जेक्ट को, सॉरी उस यूनिट को। सब्जेक्ट तो हमारा MSN 1 है जो कि फर्स्ट पेपर होता है, फर्स्ट दिन इस सप्ताह का है, तो हम लोग करने वाले हैं। और ये कोशिश है कि आपका दिसंबर में ही जो है आपका टोटल जो है प्रश्न क्लियर कर ले, ये मेरा कोशिश है। बाकी देखिए कब तक हो पाता है, लेकिन कोशिश ज़रूर है। ओके, रही बात पहला प्रश्न है जॉन्डिस के बारे में। आप लोग को मैं तो बच्चे में चाइल्ड हेल्थ में भी जॉन्डिस पढ़ाए ही हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एडल्ट के लिए है, समझ गए। थोड़ा सा हटके है इसलिए पढ़ाना ज़रूरी है, वरना नहीं पढ़ाते वहीं से काम चल जाता। ओके, पीलिया क्या है? पीलिया का सब चीज़ यहाँ पे टोटल सिम्टम्स, कॉज, डायग्नोसिस, कॉम्प्लिकेशन, मैनेजमेंट सब लिखना है। चलिए हम लोग बातें करते हैं। माय डियर, आप लोग तो जानते हैं पीलिया क्या होता है। देखिए, जॉन्डिस का मतलब है कि आपके बॉडी में बिलुब्रिन की जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, सांद्रता होता है, वह सामान्य से अगर अधिक हो जाएगा तो आपके बॉडी में जॉन्डिस हो जाएगा। समझ गए? त्वचा का रंग पीला हो जाता है, अतः यह स्थिति पीलिया कहलाती है। देखिए, अगर आपका 2 तक ये चीज़ें है तो हल्का फल्का बढ़ा हुआ माना जाता है। समझ गए? अगर आपका बिलुब्रिन लेवल अगर 2 तक है तो आपका हल्का फल्का जो है बढ़ा हुआ माना जाता है, जो कि हो सकता है थोड़ा मोड़ा इधर उधर होने से भी हो जाता है, तो उतना जो है इसको माइंड नहीं किया जाता है। बट आपका अगर जॉन्डिस का लेवल 2.5 से ऊपर है, समझ गए, 2.5 mg प्रति डेसीलीटर से अगर अधिक आ रहा है लेवल, और यह लेवल 3 तक, इस 3 के बीच में कहीं भी लेवल बनता है या फिर इससे अधिक है, तो यह जो जॉन्डिस है यह जो आपका जॉन्डिस का रूप ले लेता है। यानी यह बिलुब्रिन का लेवल जो है आपका ब्लड में, यह सीरम बिलुब्रिन का लेवल अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो इस कंडीशन में हम मान लेते हैं कि हाँ, व्यक्ति को जो है पीलिया रोग हो चुका है, जॉन्डिस हो चुका है। समझ गए? तो इसी चीज़ को हमको लिख देना है। समझ गए? जॉन्डिस होता है तो त्वचा पीला हो जाता है, आँख पीला हो जाता है, नाखून पीला होने लगता है। समझ गए? और यही स्थिति पीलिया कहलाता है। समझ गए? चलिए कारण देखते हैं, कॉज क्या होगा। अब कॉज यही होगा कि जो लीवर है, लीवर हमारा सही से नहीं काम करेगा, यानी पित्ताशय में का पथरी हो जाएगा, तो जो पित्त बन रहा है पित्ताशय में नहीं जाएगा, पित्ताशय सही से काम नहीं करेगा, तो इस कारण से जो है लीवर में ही जो है पित्त हमारा ज़्यादा रहने लगेगा, तो वह भी कंडीशन जो है आपका जॉन्डिस उत्पन्न कर सकता है। लीवर सिरोसिस, जो कि पढ़ा चुके हैं, लीवर का कठोर निर्जीव हो जाना। समझ गए ना? ये भी कारण होगा कि लीवर काम नहीं करेगा तो बिलुब्रिन लेवल बढ़ेगा ही, क्योंकि लीवर हमारा मेटाबॉलिक क्रिया में बहुत भूमिका निभाता है। हेपेटाइटिस A B C D E पाँचों प्रकार भी, चूँकि हेपेटाइटिस लीवर का ही रोग है, तो ये भी समझना है। मलेरिया में भी ये चीज़ें हो जाता है। साथ में अगर आपका आंत में अवरोध है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, आंत में रुकावट है, तो यह रीजन भी आपका भी जो है लीवर को इफेक्ट करेगा, पीलिया रोग हो सकता है। सिकल सेल एनीमिया, अगर आपका सिकल सेल एनीमिया है तो यह भी कॉज हो सकता है। अब बहुत ज़्यादा मदपान एल्कोहलिज्म भी कारण बन सकता है। माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण भी कारण बन सकता है। ओके, असमान रक्त समूह का ट्रांसफ्यूजन करने से, अब किसी दूसरे समूह के अगर ट्रांसफ्यूज कर दे रहे हैं किसी दूसरे व्यक्ति में बगैर मैच के, तो यह भी जो है पीलिया रोग उत्पन्न करेगा। स्वास्थ्य में हीमोलाइटिक अवस्था में, सॉरी, गर्भ अवस्था में जब हीमोलाइटिक होता है तो उस अवस्था में भी यह जो है आपके पीलिया रोग का कारण हो सकता है। समझ रहे हैं? आगे चलिए, देखिए, तो ये सब कुछ रीजन है जिसको मैंने कॉज है जिसको मैंने बता दिया। अब इस कॉज को आपको दिमाग में रखना है कि भाई जो अधिक मद्यपान एल्कोहल लेगा उसको भी हो सकता है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है उसको भी होगा, किसी दूसरे समूह का रक्त किसी दूसरे समूह वाले को चढ़ा दिया जाएगा उसमें भी होगा, गर्भावस्था में हीमोलाइटिक कंडीशन में भी होगा, मलेरिया में भी होगा, हेपेटाइटिस वाले को भी ये होता है, लीवर सिरोसिस में भी होगा, कोलीलिथियासिस यानी पित्ताशय में पथरी है तो उस दौरान भी जो है पीलिया रोग हो सकता है। समझ गए? तो ये तो हो गया कॉज। अब कॉज जब हम जान गए तो आसानी सी बहुत ही नॉर्मल चीज़ें है लक्षण बताना। चूँकि क्या क्या होता है जॉन्डिस में आपको पता होगा, आप जान रहे होंगे, देखे होंगे। पीलिया में होता है कि त्वचा पीलापन, येलो बिस डिस कलर ऑफ स्किन, स्किन जो है येलो बिस हो जाता है, पीलापन होने लगता है। समझ गए?
आँखों की कॉर्निया, नाखून आदि में भी पीलापन आता है। यानी सीधा कहा जाए तो आँख में भी पीलापन आता है, नाखून में भी पीलापन आता है। समझ गए? येलो बिस कॉर्निया एंड नेल्स, परटूसिस, समझ गए ना? प्रूट देख लीजिए यहाँ पे, प्रूटिस खुजली होने लगता है। समझ गए? मिट्टी के रंग जैसा मल त्याग, मतलब जो मल त्यागता है व्यक्ति, जिसको अगर पीलिया है वह मल त्यागेगा तो क्ले यानी मिट्टी के समान कलर का होगा। समझ गए? मूत्र का अधिक पीला होना, मूत्र बहुत ज़्यादा जो है हाइपर पिगमेंट यूरिन होने लगेगा। समझ गए ना? मूत्र पीला होने लगेगा। व्यक्ति थकान और बेचैनी, फैटी और रेस्टलेस फील करने लगता है। समझ गए? वज़न कम होने लगता है, क्योंकि जब व्यक्ति खाना कम कर देता है, उसको बहुत सारे चीज़ जो है नॉर्मल खाना बहुत ही कम दिया जाता है, अलग प्रकार से उसके लिए सब चीज़ होता है, तो ऐसे में जो है उसका वज़न कम करेगा ही, क्योंकि भोजन भी सही से नहीं कर पाता है। फिर सिर दर्द होगा, चक्कर आना थकान वाला को तो होगा ही होगा, भूख भी इसमें नहीं लगता है। तो ये सारा कंडीशन लक्षण जो है आपके बनते हैं जॉन्डिस में। ओके, तो ये सब नॉर्मल जॉन्डिस है। आँख का नीला होना, नाखून का सॉरी नीला नहीं पीला, ठीक है, पीलापन होना, त्वचा का पीलापन होना, खुजली होना, मिट्टी के जैसे मल होना, थकान, बेचैनी, भूख न लगना, समझ गए, वजन कम होना, सिर दर्द होना, चक्कर आना, मूत्र पीला होना, तो ये सब के सब जो है आपके लक्षण दिखेंगे जॉन्डिस में। रही बात निदान की, डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस में देखिए आपके सामने फिजिकल एग्जामिनेशन, समझ गए, शारीरिक परीक्षण किसी भी बीमारी में होता है, पता है। यहाँ भी यूएसजी भी होगा लीवर को देखने के लिए कि लीवर में क्या प्रॉब्लम है। मल की जांच होगा, स्टूल एग्जामिनेशन, कि मल जो है ब्लैक ब्लैक काला क्यों आ रहा है, तो ये मल का भी जांच होगा। समझ गए? मूत्र की जांच भी होगा कि भाई मूत्र पीलापन क्यों आ रहा है, तो मूत्र का भी जांच किया जाएगा। टीएफटी थायराइड फंक्शन टेस्ट भी टेस्ट होता है, क्योंकि इसके प्रॉब्लम से भी जो है आपके चीज़ें हो सकते हैं। साथ में रक्त के जांच में हम लोग क्या चीज़ देखते हैं, तो रक्त के जांच में हम लोग जो है प्रोटीन का टेस्ट करते हैं, पीटी का टेस्ट करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट होता है, और बिलुब्रिन स्तर का भी टेस्ट करते हैं। अगर बिलुब्रिन स्तर हमारा अगर 2 mg प्रति DL से अगर कम है या बराबर है, तो हम मानेंगे कि हाँ जो है हमारा जॉन्डिस का लक्षण है। लेकिन अगर यह रिजल्ट अगर 2.5 से लेकर 3 के बीच में है, तो हम मान लेते हैं कि बिल्कुल इसको जॉन्डिस हो चुका है। समझ गए? जैसे चीनी वाले का 140 आ जाता है, समझ गए ना? अगर चीनी वाले का रैंडम अगर 140 150 अगर आ जाता है, तो समझ लेते हैं कि हाँ इसमें चीनी का लक्षण है। बट ये कन्फर्म नहीं होता है कि 150 पर व्यक्ति को चीनी ही हो, क्योंकि हो सकता है कुछ खाने उने की वजह से भी बढ़ जाता है कभी कभी, तो ये कंसल्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन यही अगर जांच हमारा 170 से प्लस जाता है, तो फिर हम कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ इसमें चीनी है। ठीक है, तो ब्लड में बिलुब्रिन का, पीटी का, प्रोटीन का टेस्ट हम लोग जांचते हैं। तो ये चीज़ें हो गया। अब हम लोग जांच देख लिए, अब हम लोग चलते हैं प्रबंध की तरफ कि प्रबंध क्या क्या होगा। तो आपको पता है प्रबंध में नर्सिंग प्रबंध होगा ही, और साथ में इसमें मेडिकल प्रबंध भी अवश्य होगा। पहला है, अगर पेशेंट को हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस है, हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस है, तो ये इसमें पेशेंट को क्या होगा, समझ गए? अगर किसी पेशेंट को हेपेटोसेलुलर अगर जॉन्डिस है, पीलिया है, तो उसमें सर्जरी होगा, उसको एंटीबायोटिक दवाई दिया जाएगा, उसे इम्यूनोग्लोबिन दिया जाता है। तो यह कब होगा, जब हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस होगा, तब सर्जरी भी हो सकता है, एंटीबायोटिक्स भी दिए जा सकते हैं, और इम्यूनोग्लोबिन भी दिया जाता है। समझ गए? तो ये 3 जो है आपके हेपेटोसेलुलर के लिए है। दूसरा है, अगर हीमोलाइटिक जॉन्डिस है, हीमोलाइटिक पीलिया है, तो इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन एवं प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। तो ये चीज़ को समझिए, क्योंकि हम लोग देखे हैं कि गर्भावस्था में हीमोलाइटिक जॉन्डिस, समझ गए ना? तो ये जो है गर्भावस्था में हीमोलाइटिक के कारण जॉन्डिस होता है, देखे हैं। तो अगर ये हीमोलाइटिक जॉन्डिस हो जाता है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन और प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन किया जाता है पेशेंट के अंदर। समझ गए? आगे चलते हैं हम लोग। आगे यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, कहता है तीसरा पॉइंट है, तीसरा है ऑब्स्ट्रक्टिव पीलिया। अगर पेशेंट में ऑब्स्ट्रक्टिव पीलिया है, तो फिर सर्जरी एवं लिथोथेरेपी की जाती है। समझ गए? रोगी को आयरन एवं विटामिन पूरक जो है आहार देते हैं। आवश्यकता पड़ने पर फोटोथेरेपी भी की जाती है। ओके,
एंड आगे देखिएगा आप लोग यहाँ पे, इसके अतिरिक्त जो है रोगी को संतुलित आहार जो है देनी चाहिए, जैसे हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन, हाई विटामिन, लो फैट डाइट एंड एडिक्यूट साल्ट जो है देनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव पीलिया को, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस को जो है रोक सकते हैं सर्जरी एवं लिथोट्रिप्सी से। रोगी को आयरन और विटामिन का सप्लीमेंट देकर, आवश्यकता पड़ने पर फोटोथेरेपी भी किया जा सकता है, जो कि पढ़ा चुके हैं चाइल्ड हेल्थ में। इसके अतिरिक्त रोगी को बैलेंस डाइट देना चाहिए, जैसे हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन, हाई विटामिन, साथ में लो फैट डाइट एंड एडिक्यूट साल्ट वाला देनी चाहिए। समझ गए। चौथा पॉइंट है, रोगी को फेनोबारबिटन औषधि भी दी जानी चाहिए ऑब्स्ट्रक्ट जो है पीलिया में। समझ गए। तो इस प्रकार से हमारा जो है पीलिया का प्रबंध जो है समाप्त होता है। रही बात नर्सिंग प्रबंध का, तो वो तो हो गया मेडिकल प्रबंध। नर्सिंग प्रबंध अगर आपसे पूछेगा माय डियर, पूछेगा नहीं, लिखना ही पड़ता है, तो नर्सिंग प्रबंध आप खुद सोचिए कि एक पेशेंट को जो है पीलिया हुआ है तो उसमें क्या क्या लक्षण होगा, उस लक्षण को एज ए नर्स आप कैसे कैसे दूर कर सकते हैं, तो वो सारा को जो है आपको लिख देना है। लक्षण पता है, कारण पता है, और उसके हिसाब से ही आपको नर्सिंग जो है देखभाल लिखना है। जैसे चक्कर आता है तो चक्कर को दूर करने के लिए आप क्या कीजिएगा पेशेंट के अंदर, समझ गए, तो वो चीज़ को आपको लिखना है। समझ गए ना। तो यहाँ पे नर्सिंग प्रबंध आप लोग खुद से लिखिएगा। मैंने जॉन्डिस कंप्लीट करा दिया, अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, टोटल मैंने यहाँ प्रबंध को इंग्लिश में भी यहाँ पे दे रखा है, बाकी ऊपर टोटल इंग्लिश था ही सबका, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब एक प्रश्न हम लोग का और है, अच्छा प्रश्न है, एडिसन डिजीज के बारे में। अब देखिए, जो लोग हमारा कुशिंग सिंड्रोम अच्छे से देखे होंगे, उनको लिए यह एडिसन रोग बहुत ही आसान है। कुशिंग सिंड्रोम हम क्या पढ़ाए थे कि कुशिंग सिंड्रोम में जो एड्रिनल ग्लैंड होता है वह बहुत ज़्यादा मात्रा में हार्मोन को रिलीज करने लगता है। समझ गए, जिसे हाइपर कॉर्टिसोल कहते हैं, पढ़ाए थे। लेकिन एडिशंस में उसके ठीक उल्टा होता है। एडिशंस में यहाँ पे ज़्यादा नहीं, हाइपर नहीं सिक्रेशन करके यहाँ पे आवश्यकता से कम करने लगता है। मतलब वहाँ पे आवश्यकता से बहुत ज़्यादा सिक्रेशन करने लगा था कुशिंग में, लेकिन एडिशंस में आवश्यकता से भी कम जो है हार्मोन को रिलीज करता है। क्योंकि हार्मोन हमारे बॉडी के लिए संतुलित मात्रा में ज़रूरी है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है फिर भी प्रॉब्लम, और बहुत कम जाएगा स्रावन होना तो वह भी कम है। तो यहाँ पे कम वाला मैटर है। समझ गए चीज़ों को। चलिए देखते हैं। आपको पढ़ाए थे एड्रिनल कॉर्टेक्स, जैसे एड्रिनल ग्लैंड जो है हमारा दोनों किडनी के, ठीक है, दोनों किडनी के ऊपर एक छोटा सा जो है पीला कलर के ग्रंथि एड्रिनल ग्लैंड होता है। यही जो है आपके स्टेरॉयड हार्मोन को जो है क्या करता है, रिलीज करता है। समझ गए। अब उसमें जो हार्मोन होता है वह कॉर्टिसोल हार्मोन होता है, जिसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरल कॉर्टिकॉइड जो है हम लोग, या फिर एंड्रोजन हार्मोन जो है कहते हैं। और ये सब हार्मोन अगर अल्प मात्रा में जो है अगर एड्रिनल ग्लैंड अगर सिक्रेशन करने लगे तो फिर एडिशंस रोग हो जाता है। अगर ये सब हार्मोन का बहुत ज़्यादा रिलीज करने लगे तो फिर जो है कुशिंग सिंड्रोम हो जाएगा। तो ये चीज़ को कॉमन डिफरेंस यही है, याद रखिएगा। कौन से हार्मोन रिलीज करता है एड्रिनल ग्लैंड, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरल कॉर्टिकोकॉइड्स, समझ गए, एड्रोजन हार्मोन। ये हार्मोन सबका ये हार्मोन वहाँ भी था, समझ गए, या इन सब को सम्मेलन को हम लोग कॉर्टिसोल कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्टिसोल कहते हैं। ठीक है, एक कॉर्टिसोल कहते हैं। इस कॉर्टिसोल में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी आ जाएगा, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स भी आ जाएगा, एड्रोजन हार्मोन भी आ जाएगा। क्योंकि कॉर्टिसोल जो है यह जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाले हार्मोन को ही कहते हैं। समझ गए ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। समझ गए। और यहाँ पे देख लीजिए अल्पस्राव है, हाइपोसिक्रेशन है, इसलिए एडिशंस कहेंगे इसको। समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। अब आप लोगों को पता है कारण लक्षण सब कुशिंग वाला ही हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इंग्लिश दे रखा है, जो इंग्लिश वाले डियर है इंग्लिश में अपना क्लियर कर लीजिएगा। कॉज की बात किया जाए माय डियर, तो वही चीज़ें हैं, पहले भी मैंने ही पढ़ाया था कि गुर्दे में चोट लगना, एड्रिनल हेमरेज मतलब एड्रिनल से रक्तस्राव होने लगना, गुर्दे का कैंसर, किडनी में ट्यूमर होना, टीबी होना, समझ गए, एड्स होना, ऑटोइम्यूनी एड्रेनलाइटिस होना, और आनुवांशिक डिजीज, साथ में ACTH इनहिबिटर्स का जो है बहुत ज़्यादा सेवन करना। समझ गए।
पीयूष ग्रंथि की अल्प सक्रियता, जो पीयूष ग्रंथि है उसका अल्प सक्रियशन, अल्प एक्टिव होना भी जो है रीजन बनता है, समझ गए। क्योंकि अगर पीयूष ग्रंथि अल्प एक्टिव है मतलब कहीं ना कहीं वह आपके दूसरे ग्लैंड के हार्मोन को जो है नियंत्रित करने में प्रॉब्लम कर रहा है, समझ गए। तो देखिए मैंने आपको पहले कुशिंग सिंड्रोम पढ़ाया था, कुशिंग सिंड्रोम में ही मैंने आपको सारा बता दिया था। अगर आप लोग को नहीं याद है फिर भी यहाँ पे देख लीजिए, लेकिन सारा चीज़ें वही होगा क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, वही प्रॉब्लम होने से ज़्यादा हो जाएगा और ये सब होने से यहाँ कम हो जाएगा। जैसे गुर्दे में चोट लगना, वहाँ भी पढ़ाए थे कि किडनी में ट्यूमर होना, किडनी में चोट लगना, एड्रीनल हेमरेज होना, वहाँ भी बताए थे, समझ गए। टीबी होना, एड्स होना, ऑटो इम्यून एड्रीनेलाइटिस होना, हेरिडेटी डिजीज होना, एसीटीएच इन्हिबिटर ड्रग्स का सेवन करना, ये सब, और साथ में पीयूष ग्रंथि का अल्प सक्रिय होना, यह वहाँ भी बताए थे ना। तो ये चीज़ें हैं, बाकी कारण बता दिए। लक्षण की बात किया जाएगा माय डियर, तो लक्षण में होगा कि वजन कम होने लगेगा, समझ गए, भूख नहीं लगेगा, वजन कम होगा, भूख नहीं लगेगा, त्वचा का रंग कांसे जैसा होगा, ब्रॉन्ज डिस्कलर होने लगेगा, और त्वचा पर सफ़ेद सफ़ेद चकत्ते पड़ना यानी विटिलिगो होने लगेगा। ओके, आगे देखते हैं। हृदय का आकार छोटा हो जाना, कमज़ोर व अनियमित नाड़ी दर होना, खड़े होने पर बीपी कम होना, ब्लड प्रेशर कम होना, लगातार थकान होना, समझ गए ना, कांस्टेंट फैटिग, जिम में चलना, उल्टी होना, मुख गुहा की म्यूकस मेम्ब्रेन का रंग गहरा होना। तो ये सब कुछ लक्षण है, मैंने आपको बता दिया। एक बार और दिखा देते हैं यहाँ पे, एक बार और देख लीजिए आप लोग। लक्षण में है कि वजन कम होने लगेगा पेशेंट में, कुछ एडिशंस डिजीज वाला में भूख भी नहीं लगेगा, भूख कम लगने लगेगा, त्वचा का रंग कान से ब्रॉन्ज के जैसे होने लगेगा, त्वचा पर सफ़ेद सफ़ेद चकत्ते आने लगेंगे। वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे चकत्ते पर जो है वहाँ भी धब्बा आने लगता है भूरा भूरा कलर का, समझ गए। तो ये चीज़ें ध्यान में। यहाँ भी हृदय का आकार जो है आपका छोटा हो जाता है, समझ गए, और वहाँ पे पुफी फेस होता था, समझ गए। कमज़ोर एवं अनियमित नाड़ी दर होने लगेगा, खड़े होने पर व्यक्ति बीपी कम का एहसास करता है, लगातार थकान कांस्टेंट फैटिग लगातार बना रहता है, जी मितलाना उल्टी होना भी होता है, और मुख गुहा के जो म्यूकस मेम्ब्रेन का रंग होता है वह गहरा होने लगता है, समझ गए। तो इस प्रकार से आप इस लक्षण को याद रखिएगा, समझ गए। रही बात निदान की, डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस में पता है इतिवृत्ति, इति हिस्ट्री लेते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन बॉडी का शारीरिक परीक्षण करते हैं, समझ गए। उसके बाद जो है हम लोग आगे क्या करते हैं कि कॉर्टिकोट्रोपिन स्टिमुलेट टेस्ट करते हैं, समझ गए, CTST कॉर्टिकोट्रोपिन स्टिमुलेशन टेस्ट होता है, समझ गए। CTST कॉर्टिकोट्रोपिन स्टिमुलेशन टेस्ट होता है। ओके, उसके बाद है यूरिन का टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि भाई यूरिन में कोई प्रॉब्लम, चूँकि आपका किडनी से संबंधित रोग है तो यूरिन में प्रॉब्लम होगा ही होगा, तो यूरिन एनालिसिस करते हैं, समझ गए। CT स्कैन भी कर सकते हैं, USG भी कर सकते हैं, MRI भी कर सकते हैं, एक्सरे भी कर सकते हैं। तो ये सब के सब आपका निदान है, टेस्ट है, इसको आपको याद रखना है। ओके, आगे चलते हैं। जटिलता की बात की जाए कॉम्प्लिकेशन की, तो कॉम्प्लिकेशन आपके सामने में है। परिसंचरण कम होना, वैस्कुलर कोलैप्स, मतलब जो ब्लड का प्रवाह है वह जो है आपका कम हो जाएगा। गुर्दे फेल होना, आपका किडनी फेल हो सकता है, मतलब देखिए, मतलब क्या, अगर तेज से चीज़ें अगर कर रहा है तो कहीं ना कहीं किडनी काम कर रहा है, लेकिन अगर अल्प हो गया, कम मात्रा में हो रहा है श्रावण, तो कहीं ना कहीं किडनी मतलब फेल हो रहा है, समझ गए। लंबी बेहोशी, कोमा हो सकता है, अगर बिल्कुल हार्मोन रिलीज होना बंद हो जाए तो लंबी बेहोशी हो सकता है पेशेंट के अंदर, और ऐसे ऐसे कंडीशन आएंगे जहाँ पे डेथ भी हो सकता है पेशेंट को। तो ये चीज़ों को याद रखना है। ओके, रही बात मैनेजमेंट की, तो मेडिकल मैनेजमेंट आपके सामने में है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स थेरेपी में हाइड्रोकॉर्टिसोन दवा दी जाती है, यह एक आपका स्टेरॉयड दवा होता है, समझ गए। तो ऐसे पेशेंट जिसको एड्रिनल ग्लैंड से बिल्कुल कम मात्रा में अगर रिलीज हो रहा है हार्मोन, तो समझते हैं एडिशन रोग है। फिर उसके लिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स थेरेपी देते हैं, जिसमें हाइड्रोकॉर्टिसोन दवा दी जाती है, और यह एक स्टेरॉयड दवा होता है, याद रखिएगा, समझ गए।
उसके बाद है सोन वाला, जितना भी दवाई आएगा ना वह सब स्टेरॉयडे वाला होता है। मिनरल कॉर्टिकॉइड्स थेरेपी में समझ गए, फ्लूड्रोकॉर्टिसोन दी जाती है, फ्लूड्रोकॉर्टिसोन दी जाती है मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स थेरेपी में, याद रखिएगा फ्लूड्रोकॉर्टिसोन दवा। ओके। एंटीबायोटिक थेरेपी में सिफेटाजाइम, ओके, एमिकासिन आदि दी जाती है। तो ये सब कुछ दवा है, समझ गए ना। तो ये चीज़ को ध्यान में आपको रखना है कि व्यक्ति को स्टेरॉयड थेरेपी चलता है जिसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में हाइड्रोकॉर्टिसोन और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स थेरेपी में फ्लूड्रोकॉर्टिसोन दवा दी जाती है। और एंटीबायोटिक में तो बहुत सारा है, सिफेटाजाइम है, एमिकासिन है, समझ गए। ये सभी ध्यान में रखिएगा। रही बात अब नर्सिंग मैनेजमेंट की, तो ऐसे पेशेंट में नर्सिंग मैनेजमेंट भी जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस पेशेंट का किडनी डैमेज हो, एड्रिनल डैमेज हो, तो उसके लिए नर्सिंग प्रबंध भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। रोगी का वाइटल साइन नियमित जांच की जाती है क्योंकि पेशेंट का इसमें बीपी काफ़ी लो रहता है, समझ गए। यदि रोगी हाइपोग्लाइसेमिया से ग्रसित है, मतलब ग्लूकोज का बहुत ज़्यादा कमी हो, तो उससे जो है आईवी, यहाँ पे आईवी होगा, आईवी ग्लूकोज एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, समझ गए, ग्लूकोज लेवल मेंटेन रखने के लिए। रोगी को इनटेक आउटपुट चार्ट तैयार करते हैं। इनटेक आउटपुट का मतलब है, आपको पता है कि व्यक्ति के अंदर कितना हम ग्लूकोज दिए तो उसका लेवल जो है कितना सही आया या नहीं आया, पानी कितना उसको हम अंदर दिए या पानी पिया तो वह कितना मूत्र त्याग किया, मतलब जो अंदर दिए बाहर वह कितना दिया, समझ गए पेशेंट। तो वही इनटेक आउटपुट चार्ट तैयार करते हैं, समझ गए। इससे पता चलता है कि पेशेंट किस अवस्था में है। रोगी को पोटेशियम रिच डाइट लेने की सलाह देनी चाहिए। रोगी को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मेडिसिन खाने के साथ जो है लेने की सलाह देनी चाहिए। रोगी को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मेडिसिन अचानक न छोड़ने की सलाह देनी चाहिए क्योंकि यह पेशेंट इसी के ऊपर ही चलता है, समझ गए। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। इसके साथ में पेशेंट को मनोवैज्ञानिक सहारा दे, समझ गए। अगर पेशेंट के अंदर सर्जरी होना है तो सर्जरी का भी देखभाल करेंगे। तो ये सब आप पेशेंट को नॉर्मली आप जो है देख रेख कर सकते हैं प्रबंध। यही नर्सिंग प्रबंध हो गया। मैं बार बार कहता हूँ, नर्सिंग प्रबंध अच्छे से लिखने के लिए किसी भी बीमारी के बारे में आपको उसका लक्षण और उसका कारण पता होना चाहिए और उसी के आधार पर जो है आप उसका नर्सिंग प्रबंध आराम से लिख सकते हैं, समझ गए। बाकी सर्जिकल प्रबंध है तो उसका तो एक अलग ही सिस्टम है जो कि 3 अवस्था में बता ही दिए हैं कई बार। तो ये सारा चीज़ है, मैंने आपको अभी भी बता रहा हूँ कि ऐसे पेशेंट को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मेडिसिन खाने के साथ लेने की सलाह देनी चाहिए, अचानक ये दवा नहीं छोड़ने की सलाह देनी चाहिए, पोटेशियम रिच डाइट लेने की चाहिए, इनटेक आउटपुट चार्ट तैयार करना चाहिए। ग्लूकोज लेवल अचानक कम हो तो उसे आईवी ग्लूकोज से देना चाहिए। वाइटल साइन हमेशा मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पे पेशेंट को जो है बीपी भी कमता है, नाड़ी दर भी कमने लगता है, समझ गए। तो ये चीज़ें हैं और इसी मैनेजमेंट को मैंने यहाँ पे इंग्लिश में दे रखा है क्योंकि उससे पहले सब इंग्लिश ऊपर दिया गया था हिंदी के साथ में। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम विदा लेते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और ज़रूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगता है, यह पढ़ाई। आज का यह वीडियो नंबर हमारा 30वां था MSN 1 का। ओके, इस चीज़ को याद में रखिएगा, ठीक है। धन्यवाद।